तो अब समाजवादी पार्टी भी यहां ख्वाब ना ले। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 191 सीटों पर ভাতা দিয়ে না আমাদের চাকরি চাই, তাই আমাদের এই ভাজপা সরকার করছে। এই ভাজপা সরকার হওয়ার পরে মহিলারা চাকরি পাবে, বেকার যুবকরা চাকরি পাবে, সরকারি চাকরি করা মানুষরা তারা ডিএ পাবে। নতুন হাত ভেঙে গেছে, দিদি এইভাবে লড়ছে। যেমন এর আগের বারে 21-এ দিদির পা ভেঙে গেছিল, দিদি নাটক করেছিল। এবার আমাদের নাটকটা অরিজিনালি আমাদের অ্যাক্সিডেंट हो गया, আমরা জয় নিয়ে দেখলাম। तो ये तस्वीर देखिए, हाथों में प्लास्टर है, लेकिन इसके बावजूद देखिए 293 सीटें तो दोनों ही मतलब रुझान आ गए हैं। 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बंगाल की सभी 293 सीटों पर आ गए हैं रुझान, लेकिन बीजेपी 191 सीट पर अभी आगे है। टीएमसी 97 सीटों पर। अरे दादा, अगली बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। देखिए, और ये तस्वीर अहम क्यों है, ये तस्वीर अहम क्यों है, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मुश्किल से 100 कदम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास था। लगातार वो यहाँ रहती थी और टीएमसी का ये गढ़ रहा है। अभी भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का गढ़ माना जाता रहा है। भवानीपुर का ये वो इलाका जहाँ टीएमसी के नारे गूंजा करते थे, टीएमसी के पोस्टर से ये पूरा इलाका पटा पड़ा हुआ है। झंडे टीएमसी के आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। देखिए, हर तरफ जहाँ आप नजर दौड़ाएंगे, किसी भी रैंडम जगह अगर आप देखेंगे वहाँ टीएमसी का झंडा, टीएमसी के समर्थक आपको दिखेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ आपको अब टीएमसी के खिलाफ ये जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं बीजेपी के साथ किस तरह। जी दादा थोड़ा जल्दी, हाँ दादा थोड़ा जल्दी। अरे यार थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा हाँ हाँ हाँ। उसका रोष जता करके ये दिखाया है कि हम भी बराबर की हकदार हैं और हमें भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। तो ये बंगाल की महिलाओं ने एकजुट होकर के ये संदेश दिया है कि हम पूरी भारत की महिलाएं मजबूत होनी चाहिए। और मैंने जैसे ही बंगाल, मैं लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ बंगाल में काम कर रही हूँ, तो बंगाल के अंदर जो खासकर महिलाओं के अंदर जो रोष है और खासकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, दबा हुआ था, आज तक टीएमसी ने उसको एक ऐसे तरीके से रखा जैसे एक आतंकवादी जैसा व्यवहार उनके साथ किया। तो उन वोटरों ने जवाब दिया है और आज बंगाल के अंदर कमल खिल रहा है। मैं महिलाओं से बात करती थी, वो एक ही बात बोलती थी, अनीता कुंडू दीदी आप थोड़ा सा हम साइलेंट हैं लेकिन हमारा वोट कमल के फूल पे जाएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से कहती हूं कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बंगाल में बहुत जरूरत थी, क्योंकि आज की हालात को देखते हुए, ग्राउंड को देखते हुए मुझे तो 5 राज्यों में काउंटिंग के बीच बड़ी खबर। रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो लगभग कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। 6:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे और उसके बाद संबोधित करेंगे। तो 5 राज्यों में काउंटिंग के बीच बड़ी खबर है, क्योंकि रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय और उत्साह देखने को मिल रहा है। हर तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे। तो ये अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मोदी राज में कहां-कहां पहली बार कमल खिला। देखिए, हरियाणा, बिहार, असम, अरुणाचल, जब से उनकी अगर हम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अगर आप देखेंगे तब से हरियाणा में उनकी कभी सरकार नहीं थी, क्योंकि वो गठबंधन में सरकार बनाते हैं। असम में सरकार बनी, बिहार में देखिए फ्रंट पर आ गए, अरुणाचल प्रदेश में बनी, मणिपुर में बनी, ओडिशा में बनी। ओडिशा अभी देखिए, आपने हाल ही में देखा होगा, ओडिशा के जब रिजल्ट आए थे पहली बार वहां कमल खिला। ओडिशा में बहुत ताकत लगाई थी। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मणिपुर, ये वो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी तरस गई थी। और अब पश्चिम बंगाल, जिसके जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, उस ताकत में वो कामयाब हुई।
चलिए, हरीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश द्विवेदी जी, आप भी चुनाव में रहे, वहां चुनाव प्रभारी के तौर पर आपने काम किया, क्या अनुभव रहा और क्या आपको लग रहा था कि यही परिणाम आएंगे बीजेपी के पक्ष में? नमस्कार। देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम के विकास के लिए, असम की शांति के लिए, असम में एक जो बहुत बड़ी समस्या थी बांग्लादेशी घुसपैठ का, और उनके द्वारा जिस प्रकार असम के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया था, वो जिस प्रकार हमारी सरकार ने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों से यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनों को खाली कराया, यहाँ के गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके उनको लाभ पहुंचाया, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में असम में हमारी सरकार ने किया है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले के मुकाबले असम में और ज्यादा सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की। हम लोग अकेले पहली बार अकेले हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी, लेकिन एनडीए के साथ हम चुनाव लड़े हैं, तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार बनाएंगे। असम की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से असम की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ का चुनाव हुआ है और यहाँ की जनता ने पूरा एक बार विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसके लिए यहाँ का जनता का भी अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार जिस अपेक्षा के साथ असम की जनता ने पुनः हमको अवसर दिया है, हमारी सरकार उस अपेक्षा पर खरे उतरते हुए यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए, यहाँ के विकास के लिए अनवरत प्रयास करती रहेगी। ठीक है हरीश जी, बने रहेगा, वापस आएंगे। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो ये कि पश्चिम बंगाल का खासतौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी भी एक खुद से मांगकर चल रही थी कि भाई मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन इसी वजह से इसको भांपते हुए, सारी स्थितियों को देखते हुए ही पूरे जो नेता थे वो फोकस कर रहे थे, लगातार बैक टू बैक वहां पर दौरे भी कर रहे थे, वहां की स्थितियों को देखा जा रहा था, बूथ मैनेजमेंट मजबूत किया गया, और एक जो बीच में लाया गया है महिलाओं का मुद्दा, ये भी काफी अहम रहा। हाँ देखिए, अंडर करेंट तो पहले से पता चल गया था कि कुछ ना कुछ वहाँ परिवर्तन होना, और पहले फेज की वोटिंग के बाद जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट हुआ था दिव्या जी, तो मुझे लगता था कि वो सेकंड फेज के लिए एक तरीके से इबारत लिख चुका था कि कुछ ना कुछ बंगाल में परिवर्तन होना है। लेकिन इतने बड़े परिवर्तन की संभावना शायद ममता बनर्जी को नहीं थी, वो अंडर करंट को पहचान नहीं पाई और उन्होंने लगातार उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जिससे हिंदुत्व और सनातन को सबसे बड़ा खतरा था, और उस खतरे को वहां की जो जनता थी वो भांप चुकी थी। और अगर उस जनता को आप देखिए तो उन्होंने ये टर्नआउट, वोटर टर्नआउट, ये 2011 का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वाम सत्ता से बाहर हुई थी, तो उस समय भी वोटर टर्नआउट इसी प्रकार का था, और उससे बढ़कर इस बार का वोटर जो टर्नआउट था उसने ये साबित कर दिया कि बीजेपी और उनका जो संगठन है और एनडीए का जो नेतृत्व है वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहा है। और संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा जो वहां आम जनता थी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बंगाल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमित शाह की भविष्यवाणी सही साबित हुई। देखिए, अमित शाह की भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। 22 अप्रैल को अमित शाह ने दमदम में कहा था कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी और 3 बजे बैलेट बॉक्स, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड और 10 बजे दूसरा राउंड, और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। और 1 बज भी चुका है, 1 बज चुका है, और उससे पहले ही लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। और जी मीडिया से बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में बीजेपी बना रही है सरकार, गुंडों को अब ठीक कर दूंगा। दादा, ये किसकी विजय हो रही है, किसकी जीत हो रही है? जनता का जीत, मोदी जी का जीत। अच्छा, आपने कहा था सनातन को बचाने का चुनाव। सब हिंदू बूथ में हिंदू बम पर वोट कर दिया बीजेपी। गुंडे बदमाशों को क्या कहना चाहते? सीधा कर दूंगा।
सबको सीधा करेंगे, उल्टा करके अमित शाह ने कहा जो बोला मेरा नेता वही होगा। अरे भाई छोड़ो ना भाई। कितनी सीट आ रही है? 165 प्लस। कितनी? एक बार फिर 165 प्लस। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भवानीपुर पहुंच गए और जी न्यूज से बातचीत करते हुए। आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की थी वो कहीं ना कहीं ठीक नजर आ रही, बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है। 1 बज रहा है और जो उन्होंने कहा था ठीक वैसे ही अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो वही है लगभग। देखिए, बड़ा अच्छा शेर है कि यूं ही नहीं सर्जिस फन आता है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के फन आता है। ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आता है जब आप कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जब आपका नेतृत्व आपके ऊपर भरोसा करता है और आप उस भरोसे पर कायम होते हैं और आप जनता के मनोभाव को समझते हैं, तब आप इस तरह की भविष्यवाणी करने का साहस जुटाते हैं और पूरे आत्मविश्वास से इस बात को कहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह जी जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में डेरा डाला, लगातार वो डटे रहे, जुटे रहे और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते रहे, तो निश्चित रूप से उनको इस बात का आभास था, उस बात का उनको पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय पश्चिम बंगाल में प्राप्त होने वाली है और इसीलिए उन्होंने ये बात कहा और आज उनकी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुबे साहब ये बात कही। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की आपने तो कहा कि हम गुंडों और माफियाओं को ठीक कर देंगे। अभी शुभेंदु अधिकारी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी जी मीडिया से बात की, हम गुंडों को ठीक कर देंगे। आपको लग रहा है कि इस भाषा पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, देखिए गृह मंत्री की ऐसी भाषा है, क्या वाकई में इस तरह के हालात थे और इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा बंगाल में और जनता को रास भी आया? दुष्ट के साथ आपको दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही करना पड़ेगा। जो लोग वहां मां बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरा थे, जो लोग वहां पर सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर एक समुदाय को डरा रहे, जो लोग वहां पर दुर्गा पूजा काली पूजा में विघ्न पैदा कर रहे, जो वहां पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन लोगों को स्पष्ट रूप से संदेश है, स्पष्ट रूप से संदेश था और सरकार बनने के बाद भी रहेगा कि आपकी जो जगह होगी वहीं आप पहुंचे, आपके खिलाफ। ठीक है आनंद जी, आप बने रहेंगे, वापस आएंगे। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये पहले से ही एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा था कि जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी, लेकिन आपको क्या लगता है कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे हैं जिसके बलबूते जनता ने आप लोगों का साथ दिया? देखिए, पिछले 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूर्वोत्तर के लिए और असम के लिए काम किया गया है, जिस प्रकार फोकस किया गया, उसको लेकर के असम की जनता ने 2016 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार असम में बनाई और 2016 से 2026 के बीच में डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार काम किया है, उसको लेकर के असम की जनता को ये लगता है कि विकास, इसके पहले मैं कह सकता हूं कि 16 के पहले विकास क्या होता है यह शायद अनुभव ही यहाँ की जनता को नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने विकास भी बड़े पैमाने पर किया है। यहाँ की शांति के लिए बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार अधिक से अधिक मिले, इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उद्योग लगाने से लेकर के नौजवानों के रोजगार तक और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और यहाँ की शांति के लिए खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों का उसको खाली करवाने का काम किया है। तो इसको लेकर के यहाँ की जनता को लगा कि अगर असम को और आगे ले जाना है, एक विकसित राज्य बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। तस्वीरें भी लगातार जश्न की नजर आ रही हैं, जमकर जश्न मनाया जा रहा है, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल ये तस्वीर है। और द्विवेदी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अब बड़ा राज्य है आपका यूपी और मुझे लगता है आप यूपी से ही आते हैं सर, और ऐसी में स्थिति में अगर द्विवेदी साहब यूपी को आप कैसे आकलन करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक टफ टास्क अब यूपी है, यहां हैट्रिक लगाना। देखिए, ये स्वाभाविक है कि यूपी में ऑलरेडी हमारी सरकार 2 बार से लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। और जब बंगाल जीत रहे हैं, बंगाल एक सबसे बड़ा